Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 233 जो कि है फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। ओके, यानी ये जो बेनिफिट है ये सर्टेन कंपनीज को दिया गया है कि वो फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और अमालगमेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, नॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ मर्जर और अमालगमेशन, बट इसमें जो है फास्ट ट्रैक मोड है, यानी एक तरह का बेनिफिट है जो सर्टेन कंपनीज को दिया गया है। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, दो या दो से ज़्यादा स्मॉल कंपनीज का अगर मर्जर होता है या फिर अमालगमेशन होता है, वो सेकंड या फिर होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ओके, यानी 100% सब्सिडरी जिसे कहते हैं, अगर उन दोनों के बीच में मर्जर या फिर अमालगमेशन हो रहा है देन उस केस में भी फास्ट ट्रैक मोड को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज सच अदर कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, तो इन तीन टाइप की कंपनीज को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा जिसमें वो क्या कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक मोड में मर्जर या फिर अमालगमेशन कर सकते हैं और बेनिफिट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1 से, जिसमें दे रखा है कंपनीज जो भी एंटर करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम में ऑफ मर्जर और अमालगमेशन, उनको चार चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी, सबसे पहले नोटिस भेजना पड़ेगा प्रपोज्ड स्कीम का, किसको, रजिस्ट्रार को प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को, किस चीज़ के लिए, फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस और सजेशंस। ओके, यानी रजिस्ट्रार को किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस तो नहीं है या फिर कोई सजेशन तो नहीं है उनका रजिस्ट्रार का या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर का, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उनको नोटिस भेजना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि उनका कोई ऑब्जेक्शन या फिर सजेशन तो नहीं है। ओके, और रजिस्ट्रार कौन सा, ऑफ रेस्पेक्टिव कंपनीज आर सिचुएटेड, यानी अलग अलग स्टेट में अगर कंपनीज है, यानी दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है और दोनों ही अलग अलग स्टेट में है तो उनके रेस्पेक्टिव जो रजिस्ट्रार है उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ ऐसे पर्सन्स को भी भेजना पड़ेगा जो अफेक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से विद इन 30 डेज। ओके, और कौन इशू करेगा ये नोटिस, ट्रांसफरर कंपनी या फिर कंपनीज अगर एक से ज़्यादा कंपनीज है तो, एंड द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, जो अमालगमेट होती है किसमें, ट्रांसफरी कंपनी में। तो अमालगमेट अगर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अमालगमेट हो रही है ट्रांसफरी कंपनी में तो इसलिए कह रखा है ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज, राइट। सेकंड इज जो भी ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस आएंगे। ओके, हमने पहले में नोटिस भेजा फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस और सजेशंस अगर कोई है तो, सेकंड में अगर ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस रिसीव हुए तो वो कंसीडर करेगी कंपनी कहाँ पे, इन देयर रेस्पेक्टिव जनरल मीटिंग्स। ओके, यानी ट्रांसफरी कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी अपने अपने ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस कहाँ कंसीडर करेगी, अपनी अपनी जनरल मीटिंग्स में। एंड द स्कीम इज़ अप्रूव्ड बाय द रेस्पेक्टिव मेंबर, जो है अप्रूव करेंगे एट अ जनरल मीटिंग एटलीस्ट 90%। ओके, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 90% लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल देना पड़ेगा। और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो फिर हम इस पर्टिकुलर स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा, यानी हमारी कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं है, हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, तो ये चीज़ का हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज रजिस्टर्ड। ओके, यानी कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड है उस रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार को हमें ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फोर्थ इज 9/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर जो है अप्रूव वो करने चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम को। ओके, मेंबर भी 90% था, क्रेडिटर भी 90% है, और ये इन वैल्यू है। ओके, इन वैल्यू का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार, इसका मतलब होता है बेसिकली जो कितने अमाउंट के क्रेडिटर है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि 75% जो वैल्यू है वो एक ही क्रेडिटर है और बाकी के 25% जो वैल्यू है उसमें बहुत सारे 100 से ज़्यादा क्रेडिटर है, राइट। तो इसमें क्या है ना, इन वैल्यू दे रखा है, अप्रूवल जो है इन वैल्यू माना जाएगा, यानी 90% इन वैल्यू, राइट। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी एज पर सब सेक्शन 1। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2, जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ द कॉपी ऑफ स्कीम, किस किस को, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को कॉपी ऑफ स्कीम भी सेंड करनी पड़ेगी। कौन करेगा, ट्रांसफरी कंपनी। शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द स्कीम सो अप्रूव्ड इन द मैनर एज वी प्रेस्क्राइब्ड, यानी जो भी अप्रूव हुई है एज द मैनर जो मैंने बताया था। किस किस को भेजेगी कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ये छोटा सा सब सेक्शन है, सब सेक्शन 2, जिसमें सिर्फ ये कह रखा है कि हमें फाइल करना है कॉपी ऑफ स्कीम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 3, जिसमें दे रखा है अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ स्कीम। ओके,
यानी ऑन रिसिप्ट ऑफ द स्कीम इफ़ रजिस्ट्रार या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर के कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है या फिर सजेशन नहीं है इस स्कीम से रिलेटेड, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रजिस्टर कर देगी एंड इशू कर देगी कंफर्मेशन देयर ऑफ टू द कंपनीज। ओके, यानी उस केस में क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्कीम। बट अगर कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन होता है या फिर सजेशन होता है, देन रजिस्ट्रार या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर किसको कम्युनिकेट करेगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ओके, यानी अगर ऑब्जेक्शन नहीं है देन सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर देगी स्कीम एंड कंफर्मेशन दे देगी कंपनीज को। बट अगर कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या सजेशन है देन उस केस में कम्युनिकेट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। एंड स्मॉल सब सेक्शन 4 है जिसमें दे रखा है अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन इट इज़ प्रेज्यूम्ड दैट ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू द स्कीम। ओके, यानी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया उस केस में ये मान लिया जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है रजिस्ट्रार को या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 5 जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद ट्रिब्यूनल। तो ये कब होगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस और फॉर एनी रीज़न अगर ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस आए हैं, कौन देगा, रजिस्ट्रार या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर, या फिर रीज़न इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सच ये जो स्कीम है इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है या फिर क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, देन क्या होगा, इट मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज़ के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, देन उसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं साथ ही साथ वो रिक्वेस्ट करेंगे ट्रिब्यूनल को कि वो जो स्कीम है वो कंसिडर करे सेक्शन 232 में, जो कि था नॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ मर्जर और अमालगमेशन। ओके, यानी इस स्कीम में वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, उनको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर सेक्शन 232 में नॉर्मल प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 6 जिसमें दे रखा है पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही एप्लीकेशन देगी किसको, ट्रिब्यूनल को, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन या फिर कोई भी अदर पर्सन अगर एप्लीकेशन देता है और रीजंस है ट्रिब्यूनल के पास इन राइटिंग और उसके ओपिनियन में ये जो स्कीम है वो कहाँ कंसीडर होनी चाहिए, सेक्शन 232 में यानी नॉर्मल प्रोसीजर्स में, देन उस केस में ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, और इट में कंफर्म द स्कीम बाय पासिंग सच ऑर्डर, पास कर देगा एज इट में डीम फिट। तो ये छोटा सा सबसेक्शन है 6। एंड नेक्स्ट इज सबसेक्शन 7 जिसमें दे रखा है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्डर टू रजिस्ट्रार। ओके, यानी रजिस्ट्रार को भी वो जो कम्युनिकेट है वो करना पड़ेगा, यानी अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर कन्फर्मिंग द स्कीम, यानी स्कीम को कंफर्म करने वाला जो ऑर्डर आएगा वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा किन दो लोगों को, रजिस्ट्रार को, कौन सा, जो ट्रांसफरी कंपनी के जुरिस्डिक्शन में। ओके, प्लस पर्सन जो भी कंसर्न है उनको भी। ओके, देन वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा स्कीम एंड इशू कर देगा कंफर्मेशन देयर ऑफ टू द कंपनीज, यानी कंपनीज को कंफर्मेशन भेज देगा दोनों को। एंड सच कंफर्मेशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार्स वेयर द ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज वर सिचुएटेड। ओके, यानी वो जो कंफर्मेशन आएगा जो रजिस्ट्रार देगा, कौन सा रजिस्ट्रार, ट्रांसफरी कंपनी के जुरिस्डिक्शन वाला, वो जो रजिस्टर करेगा स्कीम और वो कंफर्मेशन भेजेगा, उस कंफर्मेशन को भी कम्युनिकेट कहाँ करना होगा, जो रजिस्ट्रार है ट्रांसफरर कंपनी का। ओके, यानी ट्रांसफरर कंपनी या फिर एक से ज़्यादा अगर ट्रांसफरर कंपनी है तो उनका जो रजिस्ट्रार है यानी उनके स्टेट का जो रजिस्ट्रार है उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर कंफर्मेशन। ओके, तो ये सिंपल सा सबसेक्शन 7। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 8 जिसमें दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही अमालगमेशन या फिर मर्जर हो जाएगा देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन विदाउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, बिकॉज वाइंडिंग अप नहीं होगा बट डिसोल्यूशन हो जाएगा ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ओके, बिकॉज वो जो कंपनी है वो अमालगमेट हो गई कहाँ पे, ट्रांसफरी कंपनी में, राइट। तो इसी केस को कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विदाउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 9 जिसमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। इसमें सिंपल सी 4 बातें दे रखी है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। क्या होता है आफ्टर मर्जर एंड अमालगमेशन, ये हम सबको पता है, ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, सिंपल सी बात। और चार्जेस जो भी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके पास, ट्रांसफरी कंपनी के पास। एंड लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी चल रही होती है किस पे, ट्रांसफरर कंपनी पे, वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है किस पे, ट्रांसफरी कंपनी में।
and where the scheme provides of purchase of shares held by the dissenting shareholders or settlement of debt due to the dissenting creditors, such amount to the extent is unpaid, वो लाइबिलिटी बन जाएगी किसकी, ट्रांसफरी कंपनी की। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, जो कि नॉर्मल मर्जर एंड अमालगमेशन में भी होते हैं, सेम यही चीज़ें होती है। तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। ये सब सेक्शन है हमारा 9, जिसमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, यानी आफ्टर मर्जर या फिर अमालगमेशन क्या इफेक्ट होते हैं वो दे रखा है। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 10, जिसमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ओके, इसमें है ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट ऑन मर्जर और अमालगमेशन, यानी मर्जर और अमालगमेशन के टाइम उसको कोई भी शेयर्स अपने नाम पे या फिर अपने किसी ट्रस्ट के नाम पे या फिर अपने किसी सब्सिडरी या एसोसिएट के नाम पे एंड ऑल सच शेयर्स जो भी अपन ने रख रखे हैं, यानी हमारे नाम पे, हमारे सब्सिडरी के नाम पे और इन द नेम ऑफ एनी ट्रस्ट, तो वो सारे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर एक्सटिंग्विश हो जाएंगे ऑन द मर्जर और अमालगमेशन। यानी जाहिर सी बात है, हम जो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अमालगमेट हो रहे हैं, देन उस केस में हमने जो भी शेयर्स ले रखे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, वो ऑब्वियसली बात है कि कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज वो कंपनी हमारे अंदर अमालगमेट हो जाएगी। उस केस में हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना, हम हमारी कंपनी के जो शेयर्स है वो लेके बैठे हैं, राइट, बिकॉज मर्जर हो रहा है या फिर अमालगमेशन हो रहा है, तो कंपनी एक हो जाएगी। यानी ए लिमिटेड अगर मर्ज हो रही है बी लिमिटेड के साथ, तो आपस में जैसे ही मर्ज होंगे ए बी लिमिटेड बन जाएगा, देन उस केस में जो शेयर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, कैंसिल या फिर एक्सटिंग्विश कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 11, जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी विद द रजिस्ट्रार। इसमें सिंपल सी बात है, ट्रांसफरी कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, विद द स्कीम रजिस्टर्ड होगी, वो इंडिकेट करेगी क्या, रिवाइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड साथ ही साथ पेमेंट करेगी किसका, प्रिस्क्राइब फीस का ड्यू ऑन रिवाइज्ड कैपिटल। ओके, ये छोटा सा सब सेक्शन है। एंड सब सेक्शन 12 में दे रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस। इसमें बेसिकली दे रखा है जो सेक्शन 230 में हमने पढ़ा था सब सेक्शन 1, एंड साथ ही साथ जो लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था 232 उसका सब सेक्शन 1। ओके, तो उसमें डिवीज़न और ट्रांसफ़र ऑफ अ कंपनी रेफर टू क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1, ये जो सेक्शंस हमने पढ़े थे ये दोनों ही डिटेल में पढ़ रखे हैं। तो ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी मुटाटिस मुटांडिस, यानी जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो हो जाएंगे और बाकी एज इट इज़ ये जो सेक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसी को कहा जाता है मुटाटिस मुटांडिस। तो ये था सब सेक्शन 12 जिसमें मुटाटिस मुटांडिस ये दोनों जो सेक्शन है ये अप्लाई हो जाएंगे, इनके प्रोविजंस इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 13 एंड 14, जिसमें दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है मर्जर एंड अमालगमेशन रिलेटेड कोई भी मतलब चीज़ प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी टर्म्स कंडीशंस वगैरह प्रोविजंस, ओके, एज में भी प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट इज अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन may use provisions of section 232 for the approval of any scheme for merger or amalgamation। यानी अप्रूवल लेने के लिए वो सेक्शन 232 में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसका भी यूज़ कर सकती है। ओके, फॉर अप्रूवल ऑफ एनी स्कीम फॉर मर्जर और अमालगमेशन, बिकॉज सेक्शन 232 भी किसका था, मर्जर और अमालगमेशन का, राइट। ये जो है सेक्शन 233 है ये सिर्फ फास्ट ट्रैक मोड के लिए है। नेक्स्ट एंड सिंपल सा पॉइंट है ये, इसमें दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू सब रूल 8 ऑफ रूल 25 इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रेस्पेक्ट टू द स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ 233 यानी फास्ट ट्रैक मोड, द कंसर्न कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन में ऑप्ट कर सकती है सेक्शन 230 to 232। ओके, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि उनको फास्ट ट्रैक लेना है। ओके, ये उनकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो नॉर्मल प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं, ये बेसिक सी बात दे रखी है। इंक्लूडिंग वेयर द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 की क्लॉज डी में क्या था, जो वो क्रेडिटर का था ना 90% आई थिंक। ओके, तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती है देन ऑल्सो हम फॉलो कर सकते हैं सेक्शन 232 को, जो कि था नॉर्मल प्रोसीजर्स। ओके, तो ये सिंपल सी बात दे रखी है। तो ये था हमारा सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और अमालगमेशन।
नेक्स्ट इज सेक्शन 235 जिसमें दे रखा है पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम। ओके, डिसेंटिंग का मतलब वो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं या फिर वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कीम को, बट जो अप्रूवल है मेजोरिटी का मिल चुका है। ओके, तो ये जो बाकी के डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है इनके शेयर एक्वायर करने की पावर्स दे रखी है सेक्शन 235 में। तो इसमें क्या दे रखा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन से रिलेटेड बेसिक रिक्वायरमेंट्स दे रखी है सबसे पहले सब सेक्शन 1 में, जिसमें दे रखा है जो स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट है इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ और एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी टू अनदर कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे फॉर एक्विजिशन, राइट। बट मेजोरिटी ने कर दिए हैं, बट जो अदर शेयर होल्डर्स है यानी जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है उन्होंने नहीं किए हैं, तो उसके बारे में रूल्स दे रखे हैं। तो वो जो अप्रूवल है वो किसका होना चाहिए, नॉट लेस देन 9/10 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स होज ट्रांसफ़र इज इन्वॉल्व। ओके, यानी मेजोरिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो पावर्स है वो इस सेक्शन में है। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो नॉट लेस देन 9/10 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स का ट्रांसफ़र है वो अप्रूव हो जाना चाहिए, और द अप्रूवल ऑफ 9/10 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू shall be received within 4 months after making an offer in that behalf by the transferee company। okay, यानी विद इन 4 मंथ 9/10 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाना चाहिए। और एक और रिक्वायरमेंट है कि जो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड करके रखे हैं किसने, ट्रांसफरी कंपनी ने या फिर नॉमिनी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ने या फिर उसके सब्सिडरी कंपनी में, वो काउंटेड नहीं होंगे फॉर दिस पर्पज़। यानी जो 9/10 जो इन वैल्यू थे शेयर होल्डर्स, वो उस केस में हम इन पर्टिकुलर शेयर्स को काउंट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हेल्ड है, कब, एट द डेट ऑफ ऑफर बाय ट्रांसफरी कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसफरी कंपनी शैल एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विद इन 2 मंथ, यानी 2 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी डिज़ायर बतानी पड़ेगी कि हमें बाकी के शेयर्स जो हैं वो भी एक्वायर करने हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट 4 मंथ, यानी 4 मंथ का जो टाइम मिला था ना, उसके बाद विद इन 2 मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमारी इच्छा कि हमें बाकी के शेयर होल्डर्स को भी, बाकी के शेयर्स जो भी है वो भी एक्वायर करने हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा इन प्रेस्क्राइब मैनर टू एनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स दैट इट डिज़ायर टू एक्वायर हिज शेयर्स। ओके, यानी जिसके भी हमें शेयर्स चाहिए उनको हमें एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमें आपके शेयर्स खरीदने हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, सबसेक्शन 2 ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एक्वायर शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। ओके, तो जब नोटिस भेजेंगे हम किसको, जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, और वो अप्रूव करते जाएंगे जैसे जैसे, तो ट्रांसफ़र होते जाएंगे कहाँ पे, शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी में, राइट। यानी द शेयर्स ऑफ द अप्रूविंग शेयर होल्डर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, तो ये इसके लिए ऑर्डर कौन देगा, ट्रिब्यूनल की। अब जो है वो एक्वायर कर सकते हैं आप किसके शेयर्स, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के। बट ऐसा कब नहीं होगा, अगर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स जो है वो अप्लाई करते हैं ट्रिब्यूनल को कि हमें ये शेयर्स नहीं देने हैं, या फिर हमें कोई भी तरह की दिक्कत है, यानी कोई भी ग्रीवेंस है उनके, अगर उससे रिलेटेड वो अप्लाई करते हैं ट्रिब्यूनल को विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। ओके, यानी जब नोटिस भेजा ट्रांसफरी कंपनी ने, उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, अगर उनको कोई किसी भी तरह की दिक्कत है तो। और ट्रिब्यूनल अगर को लगता है कि अगर ये जो चीज़ है ये गलत हो रही है, देन उस केस में वो ऑर्डर कर सकता है अदरवाइज़। ओके, तो उस केस में हम वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे, उस केस में ट्रांसफ़र नहीं होंगे शेयर्स उनके, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन सब सेक्शन दे रखा है 2 में। अगर अप्रूवल मिल जाता है ट्रिब्यूनल का कि हाँ इससे रिलेटेड ये कुछ ग्रीवेंस हैं वो जेन्युइन है, देन उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा अदरवाइज़। अगर जेन्युइन नहीं है देन क्या होगा, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे उनको अपने शेयर्स। ओके, यानी द ट्रांसफरी कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड बाउंड टू एक्वायर दोज शेयर्स। ओके, तो ये सिंपल सा सबसेक्शन 2 था। तो सबसेक्शन 3 में ये बात कह रखी है कि एप्लीकेशन बाय डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स इन लेस देन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस अप्लाई करेंगे एनसीएलटी को। इफ़ एप्लीकेशन इज़ नॉट अप्रूव्ड, यानी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है, देन ट्रांसफरी कंपनी बाउंड टू एक्वायर शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ओके,
तो ये भी दे रखा है बेसिक सी बात सबसेक्शन 3 में। एंड सबसेक्शन 4 में दे रखा है सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिसबर्समेंट टू एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, जब भी हम ऐसे मर्जर अमालगमेशन होता है तो जो शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट की जाती है वो सेपरेट बैंक अकाउंट से ही की जाती है। तो इसीलिए सबसेक्शन 4 में दे रखा है एनी सम रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। एंड वो जो पर्टिकुलर सम है या फिर अदर कंसिडरेशन जो भी रिसीव होगा इन ट्रस्ट for the several persons entitled to the shares in respect of which the said sum or other consideration were respectively received would disburse कर दिया जाएगा and to the entitled shareholders within 60 days। ओके, यानी हम क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा भेज देंगे और वो बाद में डिस्बर्स होता जाएगा विद इन 60 मंथ्स। ओके, तो ये दे रखा है सबसेक्शन 4।